हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट थीम। डायरेक्टली मेंशन है ये टॉपिक, ये वर्ड्स आपके डायरेक्टली मेंशन है पेपर 2 के अंदर। कौन से वर्ड्स? एनालिटिकल एबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल एबिलिटी, क्योंकि जब यूपीएससी को कुछ ऐसा कुछ तूफानी पूछना होता है तो इस एनालिटिकल एबिलिटी की मदद लेता है। कोई भी टॉपिक जो उसको लगे, जो इन सभी थीम्स के अंडर ना हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट इशू, जब इनके अंडर उस वो ना आता हो तो जो यूपीएससी एनालिटिकल एबिलिटी की क्या लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प लेता है। यहाँ से वो टॉपिक्स पूछता है जो किसी ने अभी तक नहीं पूछे हैं, जबकि आपके एग्जाम में आते हैं, फिर आप बोलते हो ये आपका सिलेबस से बाहर है। तो ये एनालिटिकल एबिलिटी ऐसा ब्रह्मास्त्र है यूपीएससी के पास, जब भी चाहे इसको यूज़ कर सकता है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। कैसे प्रिपेयर रह सकते हो, अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं एनालिटिकल एबिलिटी से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। इसके साथ ही मैंने एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक डाले हैं। एनवायरनमेंट क्या है? एक एनवायरनमेंट एक सब थीम है। दिस इज अ सब थीम, पता होना चाहिए। सब थीम आपकी ज्योग्राफी के अंडर ये सब थीम आती है। और टेक्नोलॉजी भी जो है, टेक्नोलॉजी से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पहली बार जो क्वेश्चन आया था आपका टेक्नोलॉजी से, वो था आपका द रिसेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंटिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेट न्यूट्रलिटी इज मस्ट फॉर डिजिटल इंडिया। ये भी आपका टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन था, प्लस ये एनालिटिकल एबिलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नेट न्यूट्रलिटी की बात हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप इसमें आपको एस्टेब्लिश करनी है, तब जाके आप इसको क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। तो पता लग गया आपको क्या क्या है इसके अंदर। एनवायरनमेंट का कुछ टॉपिक डाला है मैंने, जो कि ज्योग्राफी थीम है, उसकी सब थीम है। टेक्नोलॉजी यूपीएससी ने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मेन जो चीज़ वो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इसके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल एबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई टॉपिक यूपीएससी पूछना चाह रहा है और वो आपके कुछ एक चुनिंदा जो कीवर्ड दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, उसके अंदर लाई नहीं करता, तो यूपीएससी कैन टेक हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड एनालिटिकल एबिलिटी, और वो आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ई वेस्ट द डार्क साइड ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ई वेस्ट। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ई वेस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, बट आया। ई वेस्ट पे क्वेश्चन आया, द डार्क साइड ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन। हालांकि एक टॉपिक आपसे जरूर पूछा था, 2016 के अंदर पूछा था शायद। टॉपिक था आपका रिपोर्ट राइटिंग का, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। टॉपिक था आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन। वो आपका थोड़ा जेनरिक क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ई वेस्ट डायरेक्ट पूछा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, आपको पता है। सॉइल पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, बहुत दुनिया भर के पोल्यूशन हो जाते हैं, साउंड पोल्यूशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपसे ई वेस्ट के बारे में बात की है। तो ई वेस्ट कैसे एक डार्क साइड है डिजिटल रेवोल्यूशन की, कैसे वो हमारे एनवायरमेंट के ऊपर एक कॉन्स्टेंट थ्रेट बन के आया है। क्वेश्चन यहाँ आपसे घुमा के ही पूछा है, एनवायरनमेंट पे ये क्वेश्चन है ई वेस्ट का। यहाँ पे ये नहीं देखना चाह रहा ये किस पे क्या इम्पैक्ट है और कौन सा। ये ई वेस्ट आपका एनवायरनमेंट प्लस ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट होगा, डायरेक्टली आपको बताना है एनवायरनमेंट और ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होगा ई वेस्ट का। तो क्वेश्चन यही है, आपको समझ में आना चाहिए अंडरलाइन थीम क्या है इस क्वेश्चन की। जब आप अंडरलाइन थीम समझ पाओगे तभी आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ के ही आएगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। 2021 के अंदर चीता ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम था, 22 के अंदर भी ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम था। तो वो एक कैंपेन चली हुई थी कि चीता को हमें बचाना था, चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए यूपीएससी ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब मैं आपको अगर यहाँ पे वो दिखाऊं, द कैंपेन टू सेव द, इससे रिलेटेड ही बहुत सारी हमारे पास न्यूज़ है। आप बोलोगे कि सर ये आप सभी कुछ डिस्कस करते हो। हाँ, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। उससे इम्पॉर्टेंट हम क्या आपको न्यूज़ भी शेयर करते हैं जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एक इम्पॉर्टेंट स्टडी थी, 69% डिप इन वाइल्ड लाइफ। 69% बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। 5 दशकों के अंदर 69% उनकी पॉपुलेशन के अंदर डिक्रीज हुआ है। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, यहाँ पे ध्यान से देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दी है भाई। इन्होंने ये बताया है इतनी परसेंट डिक्रीज हो चुकी है पॉपुलेशन 1970 से 2018 तक, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके साथ ही और क्या चीज़ें हैं। लेट्स सी,
द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसका मॉडल आंसर भी डिस्कस किया, ये हम ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के अंदर करते हैं, द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। इंट्रोडक्शन आप कोई भी रिपोर्ट से शुरू कर सकते हो, जैसे साइट्स की रिपोर्ट्स आप दे सकते हो, IPBES की एक साइंटिफिक बॉडी है, वहाँ उसकी रिपोर्ट आप दे सकते हो। तो मुझे ये रिपोर्ट याद थी, अब आपको नहीं याद तो उसके लिए भी हमारे पास जुगाड़ है, आपको कैसे अप्रोच करना है। मेन बॉडी के अंदर आप इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या मेंशन करेंगे, इलीगल ट्रेड ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, एक्सप्लोटिव यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ, अनसस्टेनेबल हंटिंग, फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटाट, डिग्रेडिंग इकोसिस्टम, इस तरह के वर्ड्स आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो, मेंशन कर सकते हो, राइट। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हो, मैं इसको यहाँ पे आपको खोल खोल के नहीं समझा सकता क्योंकि टाइम बहुत लेगा ये, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप यूट्यूब पे ही जाके इसको सर्च करें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं, हमारे ही चैनल पे हमने इसको अच्छे से डील किया है। अच्छा, द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, यहाँ पे हम देखते हैं PM टू लॉन्च चीता प्रोजेक्ट ऑन सितंबर 17, इसके ऊपर ये न्यूज़ थी। और द अर्थ इज़ नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, द अर्थ इज़ नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 4th देखेंगे, द अर्थ इज़ नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, ध्यान से देखिए 2019 के अंदर पूछा था, एनवायरमेंट का ही क्वेश्चन है। अब 3rd टॉपिक आप देखोगे, अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, भाई ये आपका अर्बनाइजेशन के ऊपर है, ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका एनवायरमेंट का भी क्वेश्चन है, क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है अर्बनाइजेशन से, और वो आपके ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसे डिजास्टर है, इससे रिलेटेड भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो पहले तो ये अर्थ इज़ नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली है, इसके साथ ही हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप टॉपिक को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, पोचिंग, रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में जब होता है तो क्या प्रॉब्लम्स होती है, डिफॉरेस्टेशन, ओशन एसिडिफिकेशन, कंक्लूजन आप कैसे कर सकते हो, माधव गडगिल रिपोर्ट आप लिख सकते हो, उसके साथ ही आप इको टूरिज्म कैसे प्रमोट कर सकते हो, सस्टेनेबल इको टूरिज्म, पेरिस क्लाइमेट डील, IPCC रिपोर्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अच्छा, तो अब हम आते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है जो टॉपिक आपका अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। अर्बनाइजेशन, ठीक है, तो जब आप अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ की बात करोगे तो आपकी ह्यूमन हेल्थ जो होती है वो आपकी एक तो फिजिकल हेल्थ होती है, एक आपकी मेंटल हेल्थ होती है, और आपकी एक सोसाइटी के अंदर आपका एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। आप किस तरह के एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, यहाँ पे टोटल क्योस है या फिर शांति है या नहीं है, तो आप इसको अर्बनाइजेशन से आप क्या कर सकते हो, इसको कनेक्ट कर सकते हो। आप शिमला की केस स्टडी आप लिख सकते हो, शिमला में कितना ओवर क्राउडेड हो चुका है, पानी की समस्याएं हैं, पानी वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। उसके साथ ही आप देखोगे दूसरी चीज़ जब आप इसमें मेंशन कर सकते हो, जैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे स्मार्ट सिटीज़ आइडियाज़ फॉर बिग सिटीज़, राइट। जब आप अर्बनाइजेशन जहाँ पे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं तो आप स्मार्ट सिटीज़ की वहाँ पे बात कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है, आपको यहाँ से उठा के यूज़ करनी होगी अपने ऐसे राइटिंग के दौरान। जैसे इंपॉर्टेंट आप देखोगे फैक्टर्स जो है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, पॉपुलेशन में राइज, कंस्ट्रक्शन लो लाइंग एरियाज़ में, फ्लड एरियाज़ में क्या है कंस्ट्रक्शन होना, लॉस ऑफ वाटर बॉडीज़, जैसे आपको पता है बेंगलोर के अंदर अभी क्या हुई थी, फ्लड आई थी, क्यों आई थी, क्योंकि वहाँ पे जो नेचुरल बॉडीज़ थी, वाटर लेक्स थी, उन पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, और वो एक बहुत अच्छा आपका सोर्स था पर्कोलेशन का, वाटर वहाँ से पर्कोलेट होता था, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, वो लेक बंद हो चुकी हैं, जिससे क्या हुआ, रन ऑफ द वाटर बढ़ गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही आप देखोगे हैवी रेन एंड लैंडस्लाइड, NDMA ने जो बोला है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने बोला है जो भी चीज़ें इसके पीछे जो आप बोलोगे अर्बन एरियाज़ के अंदर फ्लड है या फिर माउंटेन एरियाज़, हिली एरियाज़ के अंदर जो लैंडस्लाइड है, उनके पीछे रीज़न क्या है, उन्होंने बोला पुअर प्लानिंग और टूरिज़्म प्रेशर बहुत बड़ा इशू है अर्बनाइजेशन को लेके, राइट। अब इसके साथ ही आप देखोगे चाइना के अंदर भी स्पॉन्ज सिटी प्रोग्राम उन्होंने चला है, इनिशिएटिव अगेंस्ट अर्बन फ्लडिंग, राइट। आप इंटरनेशनल एग्जांपल ले सकते हो, क्या है स्पॉन्ज सिटी, चाइना में फ्लड आता है, आपने देखा होगा, अभी न्यूयॉर्क के अंदर आपको पता है कि फ्लड आ चुका है, ठीक है। स्ट्रॉम आया वहाँ पे बहुत ताबड़तोड़, वहाँ पे आपने देखा होगा स्ट्रॉम में 3-3, 4-4 फुट तक पानी भर गया है। तो ये समस्या हमारे इंडिया के अंदर ही नहीं है, ये बाहर के देशों के अंदर भी है, बाहर की कंट्रीज़ के अंदर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेंशन कर सकते हो आप, राइट। उसके साथ ही
ट्रीट हीट एज डिजास्टर, फैक्टर इन अर्बन प्लानिंग। अर्बन एरियाज़ के अंदर आपको पता है हीट वेव्स चलती हैं दिल्ली के अंदर समर्स टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यह आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट कैसे डालता है। इसरो की स्टडी है, एक आईआईटी की स्टडी है, बहुत अच्छा डाला इन्होंने बताया कि कैसे कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी या फिर किडनी डिजीज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही हैं ड्यू टू दिस हीट, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम मेंशन कर चुके हैं। लुधियाना गैस ट्रेजेडी आपको पता होगा, लुधियाना के अंदर जब एक गैस ट्रेजेडी हुई थी, वहाँ पे जो गैस लीक हुई थी वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए थे, ये भी अर्बन एरिया की एक स्टडी है, राइट। यहाँ पे मोदी साहब बोलते हैं कि पीएम इन्होंने बोला है कि वेल प्लान सिटीज़ नीड ऑफ द आवर, वी विल डिटरमाइन फेट ऑफ इंडिया। सो इट विल डिटरमाइन द फेट ऑफ इंडिया। एक अच्छा अर्बन आप देखोगे अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बनाइजेशन बहुत प्लान्ड तरीके से हुई है, तो वही आपकी फेट ऑफ इंडिया को डिटरमाइन करेगा। कैसे? आपको पता है आने वाले टाइम पे आपको पता है 65% ऑफ द पॉपुलेशन विल स्टार्ट लिविंग इन अर्बन एरियाज़। 2011 के सेंसस से हमें पता चलता है अभी 38% है, लेकिन 2011 के बाद दूसरे सेंसस भी हुए हैं, बहुत सारे दूसरे सेंसस हुए हैं, तो उसमें इनडायरेक्टली हमें पता चल गया कि अभी 45% ऑफ द पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ के अंदर रहती है। लैंड बहुत कम है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, तब भी उसके अंदर रह रहे हैं। तो हमारे लिए आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा ये क्या होगा, एक चैलेंज उभर के आएगा। एक और आप देखोगे अर्बन पॉपुलेशन इज रैम्पट, बट फ्रॉम चेन्नई टू चंडीगढ़ एंड मंगलुरु टू अहमदाबाद देर आर एग्जाम्पल टू इम्प्रूव अवर एयर एंड वाटर क्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़नी पड़ेंगे, न्यूज़ हम शेयर करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आपको पढ़ने हैं कैसे हम अपनी सिटीज़ को रिन्यू कर सकते हैं। तो अर्बनाइजेशन भाई आपको प्रिपेयर करना ही होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन बहुत ही एनरिचिंग है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा और ये बता देगा कि हम कैसे पेपर 2 को अप्रोच करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम नहीं बताएंगे हम पेपर 2 को अप्रोच कर सकते हैं, शायद आप हमसे ना जुड़े। तो ये प्रोसेस हमने अभी तक कंसील रखी थी, मतलब किसी को हमें ये बताया नहीं था कि हम कैसे अप्रोच करते हैं, सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट ही जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको ही इस प्रोसेस के बारे में पता था। तो ये बहुत ही थोड़ा सा साइंटिफिकली एडवांस्ड स्टेज है पेपर 2 को अप्रोच करने की। शायद अभी आपको यू विल नॉट बी एबल टू मेक सम सेंस फ्रॉम इट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये समझ में आएगा कि हाँ सच में पेपर 2 को ऐसे ही अप्रोच किया जाएगा और ऐसे करना ही ठीक रहेगा। इसके साथ देखते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़, प्रमोटिंग इनोवेटिव आउटलुक इन एजुकेशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आप दोबारा से जब इसको आप सर्च करोगे, प्रमोटिंग इनोवेटिव आउटलुक, यहाँ पे आप देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, आप देखोगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इन्होंने क्या किया, जो देश की 5000 इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंक करने की बात कही कि सबसे ज़्यादा टॉप 100 में कौन आएंगे। तो इससे हम ये किस बेसिस पे करते हैं, किस इंस्टीट्यूशन के अंदर इनोवेटिव आउटलुक है स्टडी को लेके, कैसे वो अप्रोच कर रहे हैं, कितनी ऑटोनॉमी है, कैसे कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और उनकी फैकल्टी क्या है, क्या लेवल की फैकल्टी है, कैसे वो रिसर्च कर रहे हैं। तो ऑल दीज वुड बी पैरामीटर। ओके, इसके साथ आप दूसरी चीज़ ये देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने इन्होंने बोला है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, इन्होंने बोला कि क्लास 12 के जो बोर्ड होते हैं हम भी इनको साल में 2 बार कराने की कोशिश करेंगे सेमेस्टर सिस्टम के तहत। अभी 9th और 10th के अंदर तो सेमेस्टर सिस्टम है ही, तो उन्होंने बोला है कि हम 12th के अंदर भी लाने की कोशिश करें। तो ये इनोवेटिव आउटलुक है भाई, इनको समझो इन चीज़ों को। इसके साथ ही आप देखोगे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, 2017 या 18 के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस करके एक बहुत अच्छी एक स्कीम चलाई थी दिस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम पहले होता था, अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसका नाम रखा गया है। लेकिन अभी ये ठंडे बस्ते में है, क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा एक और दिस एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, राइट। ये एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी अब इसको देख रही है, किसको? इस इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को। तो ये आपको देखना होगा, ये एजुकेशन कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया अब इन सभी चीज़ों को देख रहा है। जो चीज़ें पहले हो गई थी अब शायद वो लटक गई हैं। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के अंडर आपको पता होगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट थे, मैं आपको बता दूं, जियो इंस्टीट्यूट था, ठीक है, जियो इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज़ किया था 2018 के अंदर, राइट। अब इसके अंदर आप देखोगे 0 स्टूडेंट है, कोई इसको ग्रांट नहीं मिली है, लेकिन बिल्डिंग खड़ी होकर तैयार हो चुकी है, सब कुछ कैंपस बन के तैयार हो चुका है, राइट। इसके साथ ही 3 और इंस्टीट्यूट थे ऐसे, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमृता दिस विश्व विद्यापीठम,
भाई ये क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के अंदर आप देखोगे इनको ऑटोनॉमी है, फैकल्टी आप बाहर से लेके आ सकते हो, फॉरेन फैकल्टी, आप अपने खुद से कोर्स डिज़ाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे एचआरडी इतना ज़्यादा या फिर यूजीसी इतना ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, बीच में दखल नहीं देगा। आप खुद भी क्या कर सकते हो, कोर्स डिज़ाइन कर सकते हो, फीस खुद ब खुद रख सकते हो अपने हिसाब से। तो ये थे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, लेकिन ये काम लटक गया है। जब से क्या आया है मैं आपको बताऊँगा, जब से एक और इम्पोर्टेंट बॉडी आई है, राइट। अब प्रमोटिंग इनोवेटिव आउटलुक ये हमने डिस्कस किया है, क्लासरूम के अंदर भी क्या क्या एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे आप इनोवेटिव जब आउटलुक की हम बात करते हैं तो पीएम श्री एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, आप इंट्रोडक्शन उससे स्टार्ट कर सकते हैं। पीएम श्री दिस नेशनल या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बात कर सकते हो। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए निष्ठा प्रोग्राम है। स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए एसोचैम, जो आपका जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं कैसी वहाँ पे एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो एसोचैम आपको पहले ही बता देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होना चाहिए, अटल इनोवेशन मिशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर दिस इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, और फॉरेन यूनिवर्सिटी अभी आप ओपन कर सकते हैं। एक नया ये मुद्दा छिड़ा है, फॉरेन यूनिवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देखते हैं क्या होता है फॉरेन यूनिवर्सिटी का। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं द रिसेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंटिस्ट। तो इस पे मुझे लग रहा है कि इसरो का रोल पूछा जा सकता है 2024 के अंदर। तो 2024 के अंदर इसरो का रोल पूछा जा सकता है। पहले से ही इसको प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इसको 1 साल हो जाएगा लगभग किसको भेजे हुए, चंद्रयान। ठीक है, चंद्रयान मिशन को भेजे हुए 1 साल हो जाएगा। तो वो बाद में बात करेंगे फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुए। तो आपसे पूछने जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या रोल था भाई आपका इसरो का इन द नेशंस डेवलपमेंट। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं, इस डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट एनवायरमेंट। ये सबसे एवरग्रीन टॉपिक है, दूसरे शब्दों में भी पूछा है यूपीएससी ने इसको। आप देखोगे जब इसको इस डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, जैसे इसको रीफ्रेज करूँ जो यूपीएससी ने पूछा है आपके सीएपीएफ एग्जाम के अंदर, डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिबेट आपसे पूछी है, 2012 के दौरान पूछी थी, उससे पहले भी पूछा है। इज़ मॉडर्न मैन एलिनेटेड फ्रॉम नेचर, इस तरह से भी पूछा है। तो ये आपके पूछने के तरीके हैं, लेकिन थीम आपकी सेम है, वहीं से पूछ रहा है। सो इज़ डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, आप ही बताइए क्या पॉसिबल है। अगर यहाँ पे हम देखें इस डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है हमें। देखिए, तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज जो होता है यहाँ पे आप देखिए, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हिमालयाज। अगर हिमालय में आप डेवलपमेंट ही करना चाह रहे हो तो वो सस्टेनेबल होने चाहिए भाई, ये नहीं आप डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, फ्रेजाइल इकोनॉमी, आपको पता है इकोलॉजी है, वहाँ पे कुछ भी आप चेंज करते हो स्लोप फेलियर होने के चांसेस हैं। तो वहाँ पे सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, राइट। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये लिखा है डायरेक्टर ने, एक इम्पॉर्टेंट वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। तो भाई आप यहाँ से कुछ आइडिया ले सकते हो जो आपके एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। उसके साथ आप देखोगे, ये आप एग्जांपल ले सकते हो बीमारू स्टेट्स का, उसके साथ ही आप हिमालय की और बात ले सकते हो। जस्ट अ सेकंड, देखिए ये भी आप डाल सकते हो। उसके साथ ही एनजीटी ने ऑर्डर किया था, क्या है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इन्होंने ऑर्डर किया था एक पैनल बनाने के लिए, जो आपने सुना होगा कि आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी जो है, या फिर आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाने की कोशिश है, और एक वहाँ पे कोशिश है कि आपकी बनाने की पोर्ट, ठीक है, एक आपका सी पोर्ट वहाँ पे बनाने की कोशिश है। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे एक एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी होंगे, वहाँ पे जो आपको पता है कि मरीन वाइल्ड लाइफ भी इम्पैक्ट होंगी, वहाँ पे जो उस आइलैंड पे जो वाइल्ड लाइफ है वो भी इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं, तो बायोडाइवर्सिटी भी इम्पैक्ट होगी। तो उसके लिए एनजीटी ने एक ऑर्डर किया, भाई अच्छे से एक पैनल बनाइए, उस पैनल की जो रिकमेंडेशंस होंगी वो हमें इंप्लीमेंट करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये न्यूज़ पढ़नी है, इस तरह की न्यूज़, ठीक है। ओके इसके साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर सस्टेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं इसके अंदर डीप डाउन नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें पता है
कि क्या हमने डिस्कस किया है, क्या नहीं डिस्कस किया है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ये टॉपिक डिस्कस करने के पीछे रीज़न ये है, आपको पता चल जाए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, प्रिपेयर कैसे करना है। मैगजीन्स के पीछे मत भागिए, कंटेंट के पीछे मत भागिए, न्यूज़पेपर के पीछे भागिए, प्लस पीवाई के पीछे भागिए, आपका काम चल जाएगा। आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर एनवायरनमेंट प्लस टेक्नोलॉजी और एनालिटिकल थिंग। इसके अलावा कोई कोई नहीं है सोर्स यार इनका, एनवायरनमेंट का कोई सोर्स नहीं है स्पेसिफिकली। आई कैन नॉट टेल यू एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर आईएएस तो वो पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एनालिटिकल एबिलिटी, आपको एनालिटिकल एबिलिटी किताबों से नहीं बनती, एनालिटिकल एबिलिटी आप खुद एनालाइज करोगे तभी बनेगी। कीवर्ड में ही आंसर है एनालिटिकल एबिलिटी, आपको कोई रटवा नहीं सकता। एनालिटिकल एबिलिटी खुद का दिमाग आपको घिसाना पड़ेगा तब आपको अकल आएगी, राइट। टेक्नोलॉजी पे आप फोकस कर सकते हो। कुछ एक आपने देखा है, सारी टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो रिसेंट है, करंट बेस्ड हैं, किताबों से पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। मैगजीन पढ़ सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट मैगजीन्स आती हैं साइंटिफिक साइंस रिपोर्टर करके, लेकिन मत पढ़िए, इतना आपके पास टाइम नहीं होगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं टेक्नोलॉजी के, वही आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। अब देखते हैं नेट न्यूट्रलिटी इज़ मस्ट फॉर डिजिटल इंडिया। ये भी आपका भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी, जैसे नेट न्यूट्रलिटी आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टेलीकॉम्स चाहते हैं कि OTTP, जो आप टेलीकॉम प्रोवाइडर जो है, सर्विस प्रोवाइडर है, सपोज कर लीजिए एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, ये सारी जो हैं ये चाहते हैं कि OTT, जो OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, और सोशल मीडिया के जितनी प्लेटफॉर्म्स हो गए, और दूसरे आपके एंटरटेनमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हो गए, नेटफ्लिक्स, ये बोलते हैं कि आपको यूज़र चार्ज पे करना होगा। आप तो सिर्फ हमारे इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, लेकिन आपको सर्विसेज तो हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। उसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट, नेट न्यूट्रलिटी इज मस्ट फॉर डिजिटल इंडिया। बहुत अच्छे से डिबेट किए भाई इसके अंदर, हमने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था, बताया है खोल के नेट न्यूट्रलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है डिजिटल इंडिया के, करंट सिचुएशन क्या है, राइट। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अच्छा, और यहाँ पे हम देखते हैं नेट न्यूट्रलिटी इज मस्ट फॉर, देखो ये RS शर्मा जी जो हैं, आपको पता होना चाहिए कौन है ये CEO हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। जो आधार लीकेज हुआ था, तो इनके आधार कार्ड का भी डेटा लीक हो गया था, तो इन्होंने बोला था कि आधार तो बहुत ज़्यादा क्या है आपका, रोबस्ट है, उनको लीक करना मुश्किल है। तो ये भी आप देखिए इन्होंने क्या बोला है, नेट न्यूट्रलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है। पूरा अच्छे से इन्होंने बताया कि नेट न्यूट्रलिटी क्या है, गूगल और एप्पल की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे आप कोई भी LED जब परचेज़ करने जाते हो तो उसमें सिर्फ गूगल की ही एप्लीकेशन क्यों आपको मिलती है, क्यों जो आपके टेलीफोन या फिर आपके LED मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बोलते हैं कि भाई क्यों हम सिर्फ इसका OS ही डालें, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का ही, क्यों हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते। ये नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक तो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर द की टू रिड्यूसिंग फ्यूल एक्सपेंडिचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेक्सस बिटवीन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज अ कंसर्न, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्सस बिटवीन। आप जब आप देखोगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाला क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखिए, डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया किस बात पे, जब नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने जब एक नई गाइडलाइन वो जब लेके आए, उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ जेनरिक ड्रग्स ही प्रिस्क्राइब करनी है। तो उसके साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो सबसे बड़ी बॉडी है जिसमें सभी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हम भाई जनरल ड्रग्स नहीं कर सकते प्रिस्क्राइब, क्योंकि जनरल ड्रग्स की क्वालिटी कमज़ोर होती है, उसमें API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मात्रा कम मिलती है कंपैरेटिवली टू ब्रांडेड ड्रग्स। तो ये तो एक रीज़न दिया, लेकिन इसके पीछे रीज़न दूसरा भी है। ब्रांडेड ड्रग्स जब भी आप प्रिस्क्राइब करते हो तो डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ रॉयल्टी जाती है, डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं उसके प्रिस्क्राइब करने के, ठीक है। ये नेक्सस है इनके बीच में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के बीच में और डॉक्टर्स के बीच में, क्योंकि आप जब भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हमेशा डॉक्टर्स को अप्रोच करती हैं। उनके जब आप डॉक्टर्स के कैबिन में जाओगे तो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के आपको पेन मिलेंगे, नोटबुक मिलेगी, कैलेंडर मिलेंगे, सभी चीज़ें, कॉफ़ी मग मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। जो कि एक इनडायरेक्ट वे से डॉक्टर को हमेशा अपीज़ करेंगे, उनकी जो साइकोलॉजी को चेंज करने की कोशिश करेंगे, अपने ब्रांड को सामने रखेंगे डॉक्टर्स के, ठीक है।
तो इससे क्या होता है, डॉक्टर्स फिर उनके रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं, कई बार डॉक्टर्स पैसा भी लेते हैं रिकमेंडेशन की। तो इससे क्या है, जेनरिक ड्रग्स जो हैं जो कि सस्ती होती हैं कंपेरेटिवली टू ब्रांडेड ड्रग्स, उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है कम हो जाती है और आम लोग जो होते हैं फिर वो ब्रांडेड ड्रग्स को ही बाय करना शुरू कर देते हैं जो कि कॉस्टली होती हैं, तो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। ये था सारा मुद्दा। इससे सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। एक ये आप देखोगे बेडाकुलिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेडाकुलिन जो ड्रग है ये आपकी जो आपकी रेजिस्टेंस टीबी होती है उसको ख़त्म करने में बहुत ही कारगर है। तो इसके साथ एक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, दोबारा से इसका पेटेंट लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार बोल रही है दोबारा अब हम आपको पेटेंट नहीं देंगे क्योंकि आपने इस कुछ भी इनोवेट इसके अंदर नहीं किया है। अब नेक्सस बिटवीन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इसके साथ हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हो कैसे हम चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। इससे ज़्यादा मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर आपको आइडिया ज़रूर चल गया, पता लग गया होगा कि हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो जो पेपर 2 का कोर्स है वो रिसेंटली अभी लॉन्च होने वाला है 1 या 2 दिन के अंदर। तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप हमको मेंशन कर सकते हो इस नंबर पे 8930919491। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ सजेशन आप हमें देना चाहते हैं कि पेपर 2 कोर्स के अंदर सर ये भी चीज़ें इंक्लूड करिए, तो आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें मेंशन कर सकते हैं, हम वो भी इंक्लूड करेंगे, राइट। सो थैंक यू गाइस।